इस इमेज को गौर से देखिए, क्योंकि इस इमेज में दिख रहे इस येलो कलर के सब्सटेंस के बनने के पीछे का कारण हमारी अर्थ पर मौजूद कोई भी चीज नहीं है। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि फिर आखिर ये सब्सटेंस हमारे ओशियनिक वाटर तक पहुंचा कैसे? देखो, जब भी एलियन लाइफ की बात आती है हम तुरंत ही आसमान की तरफ देखने लगते हैं, लाइट ईयर दूर सिग्नल्स भेजते हैं और दूर दूर के प्लैनेट्स पर अलग अलग मिशंस करते हैं। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हम ये पूरा ही काम गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। अक्टूबर 4, 1967 कनाडा के एक छोटे से फिशिंग विलेज शैक हार्बर में रात के करीब 11 बज रहे हैं। आसमान पूरे ही तरीके से साफ है कि तभी अचानक से लोगों को इस विलेज के आसमान में कुछ अजीब सी ब्राइट ऑरेंज कलर की लाइट्स चमकती हुई दिखने लगती हैं। ये नजारा अपने आप में ना सिर्फ काफी ज्यादा अजीब है, बल्कि ये चीज इन सारे ही गांव वालों को डरा भी रही है। समय आगे बीता और इस इंसिडेंट के महज कुछ ही मिनट के बाद ये पूरा ही विलेज एक तेज धमाके की आवाज से हिल जाता है। ये धमाका इतना ज्यादा तेज था कि आसपास के लोगों को कुछ ऐसा लग रहा था कि मानो कोई एयरफोर्स का प्लेन समुद्र में जाकर क्रैश कर चुका है। अब क्योंकि इस इंसिडेंट को एक दो नहीं बल्कि हजारों लोगों ने एक साथ देखा था, तो ये खबर पूरे कनाडा में जंगल के आग की तरह फैल गई और कुछ ही मिनट्स में लोकल पुलिस, नेवी की यूनिफॉर्म पहने हुए ऑफिसर्स और अलग अलग फिशरमैन ने इस पूरे ही विलेज को चारों ही तरफ से कवर कर लिया। मिशन क्लियर था, अंडर वाटर जाकर क्रैश प्लेन का मलबा निकालना है। समय आगे बीता और ऑफिसर्स के द्वारा तमाम कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें एक भी कोई सिंगल मलबे का टुकड़ा नहीं मिला और ना ही कोई ऐसा प्लेन जो वहां पर क्रैश हुआ हो। लेकिन क्योंकि इस पूरे ही सिनेरियो को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, तो नेवी ने तुरंत ही स्पेशली ट्रेन्ड कुछ डाइवर्स की टीम को अपने सर्च एरिया को बढ़ाने के लिए इस विलेज में बुलाया। जिसके बाद जैसे ही ये डाइवर्स समुद्र की गहराई में अलग अलग डायरेक्शन में फैलकर अपनी रिसर्च को शुरू करते हैं, उनमें से कुछ डाइवर्स बेहद ही घबराई हुई सिचुएशन में पानी से बाहर निकलकर कैनेडियन नेवी को कुछ बताते हैं। अब जैसे ही ये चीज होती है, इसके महज 1 घंटे के अंदर ही नेवी के सारे ऑफिसर्स, लोकल पुलिस और वहां पर आई हुई सारी ही सर्च टीम वहां से ऐसे गायब हो जाती है कि मानो यहां पर कुछ हुआ ही ना हो। ये चीज इतनी ज्यादा अजीब थी कि गांव वालों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि असल में चल क्या रहा है। अब क्योंकि इन सारी ही चीजों में कई घंटे गुजर जाते हैं और वक्त सुबह का हो जाता है, तो जैसे ही सूरज की रोशनी समुद्र के पानी के ऊपर पड़ती है, वहां के लोकल लोग ये देखते हैं कि उस पानी के ऊपर कुछ इस तरीके का एक अजीब सा येलो कलर का फॉर्म बिखरा हुआ है। अब देखो गाइस, बात अगर इस येलो फॉर्म की जाए तो साइंटिफिकली ये काफी ज्यादा अजीब ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल भी था। कैसे? Let me explain। देखो, जब साइंटिस्ट के द्वारा इस फॉर्म के सैंपल्स को एनालाइज किया गया तो उन्हें इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स मिले जो किसी भी नोइंग एयरक्राफ्ट फ्यूल, ऑयल या नेचुरल ओशियन प्रोसेस से मैच नहीं कर रहे थे। इसके अलावा स्ट्रेंजली ये फॉर्म ठीक उसी जगह पर स्पॉट हुआ जिसके नीचे कुछ अजीबोगरीब देखने के बाद हमारे डाइवर्स पूरे तरीके से घबरा चुके थे। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था? वेल नहीं। तो अब सवाल तो ये है कि फिर आखिर उस रात इस विलेज में हुआ क्या था? वेल गाइस, इसका काफी हद तक हमें जवाब मिलता है इसके कुछ घंटों के बाद पब्लिश हुए एक न्यूज़पेपर से। अक्टूबर 5, 1967 द क्रॉनिकल हर्लैंड नाम का एक न्यूज़पेपर अपने फ्रंट पेज पर क्लियरली ये हेडिंग लिखता है कि शायद शैग हार्बर में यूएफओ से जुड़ा हुआ जो मामला देखा गया है वो महज अफवाह नहीं बल्कि काफी हद तक सच हो सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर आप इस न्यूज़पेपर की इस कटिंग को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी और वो ये है कि ये स्टेटमेंट किसी और ने नहीं बल्कि RCAF यानी कि रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के द्वारा दिया गया था। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने यहाँ पर ऐसा क्या ही देख लिया जिसके चलते हुए उन्हें ये अजीब सा स्टेटमेंट देना पड़ा। असल में इस स्टेटमेंट के बाहर आने के बाद कॉर्पोरल जॉर्ज मैटका, जो कि उस समय रॉयल एयरफोर्स के ऑफिसर थे, उन्होंने सामने आकर ये बोला कि जैसे ही नेवी के डाइवर्स अपनी सर्च के दौरान काफी गहराई तक पहुंचे, उन्होंने वहां पर एक बेहद ही अजीब सी एयरक्राफ्ट जैसी चीज को देखा। इसके बाद उसके मलबे को अच्छी तरीके से देखने के लिए जैसे ही वो डाइवर्स उसके पास गए, वो अजीब सा क्राफ्ट अचानक से स्टार्ट होकर पानी में ही अंदर काफी तेज स्पीड से उनसे दूर भाग गया। अब क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी तो इस पूरे ही मामले को नेवी के साथ साथ एयरफोर्स डिपार्टमेंट के साथ भी शेयर किया गया। अब देखो गाइस, जैसे ही जॉर्ज का ये स्टेटमेंट पूरी दुनिया के सामने आया, पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों ने RCAF का भर भर कर मजाक उड़ाया। लेकिन शायद उन्हें इस चीज की भनक बिल्कुल भी नहीं थी कि इसी दिन हमारे प्लेनेट अर्थ की गहराइयों में एक ऐसी चीज भी एंट्री ले चुकी है जो काफी जल्दी उनके दरवाजे पर भी दस्तक देगी।
25 जनवरी 1967 यानी कि शेख हार्बर वाले इंसिडेंट के महज 3 महीने के बाद जब इस दिन इजरायली सबमरीन आईएनएस डाकर अपने 69 क्रू मेंबर के साथ मेडिटेरेनियन सी में पोर्ट्समाउथ से हाइफा के लिए रवाना होती है, तो उसी दौरान इस सबमरीन के कैप्टन इजरायली नेवी कमांड सेंटर से एक बेहद ही अजीब बात बोलते हैं। असल में जैसे ही ये सबमरीन अपने निर्धारित समय पर अपनी डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ती है, इस सबमरीन के कमांडर जैकब रेनन अपने बेस से ये बोलते हैं कि उनकी सबमरीन में मौजूद सोनार से सेंसर्स उनसे कुछ माइल्स की दूरी पर एक स्ट्रेंज बेस जैसी शेप को डिटेक्ट कर रहे हैं। अब देखो, उस दौर में ये चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए भी थी क्योंकि उस समय पर दुनिया की ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज एयर, लैंड और सी में अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी और बेसिस को बना रही थी। तो इस हिसाब से इजराइल के लिए इस बेस की सारी ही सच्चाई को सामने लाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन गाइस, उसकी कुछ ही घंटों के बाद कुछ अजीब होता है। असल में प्रोटोकॉल के हिसाब से इस सबमरीन को सुबह 6 बजे अपनी लोकेशन रिपोर्ट करनी थी, लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि सुबह 6 बजे ना ही इस सबमरीन ने अपनी लोकेशन को बेस के साथ शेयर किया और ना ही किसी भी तरीके का कोई भी कनेक्शन उनके साथ एस्टेब्लिश किया। अब जब ये चीज हुई तो इजराइल ने तुरंत ही अपनी अलायंस कंट्री को इन सारी ही चीजों के बारे में इन्फॉर्म किया, जिसके बाद आईएनएस डाकर को ढूंढने के लिए इजराइल के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रीस, टर्की, ब्रिटेन और लेबनान की फोर्सेस भी दिन रात एड़ी चोटी तक का जोर लगाकर उसे ढूंढने लगी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि इतने बड़े स्केल पर सर्च ऑपरेशन करने के बावजूद भी इनमें से एक भी कंट्री को सबमरीन तो छोड़िए, उसका एक स्क्रू तक नहीं मिला। ये ठीक ऐसा ही था कि मानो ये सबमरीन हमारे प्लेनेट अर्थ पर कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। बट प्रैक्टिकली गाइस, इजराइल के साथ ये जो कुछ भी हुआ था, ये तो बस खतरे की पहली घंटी थी। असल में जहां एक तरफ ये सारी ही कंट्रीज आईएनएस डाकर को ढूंढने में लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ इसके ठीक 2 दिन के बाद यानी कि 27 जनवरी को फ्रांस की मिनर्वे सबमरीन भी ठीक इसी पैटर्न में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इसके बाद मई 22 को यूएस की यूएसएस स्कॉर्पियन और अप्रैल 11 में सोवियत यूनियन की K-129 सबमरीन भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करके गायब हो गई। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब यूएस की यूएसएस स्कॉर्पियन सबमरीन गायब हुई थी, उससे ठीक 2 दिन पहले इस सबमरीन के क्रू ने अपने नेवल कमांड सेंटर को एक एनक्रिप्टेड मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनके सोनार ने एक अनआइडेंटिफाइड वाटर कॉन्टैक्ट डिटेक्ट किया है जो बेहद ही हाई स्पीड पर मूव कर रहा था। स्ट्रेंजली जब 1999 में यूएस नेवी ने फाइनली यूएसएस स्कॉर्पियन के रैक को लोकेट किया, तो उन्हें यह पता चला कि सबमरीन के हल पर कुछ ऐसे मार्क्स भी थे जो किसी इंटरनल एक्सप्लोजन या फिर टॉर्पीडो हिट से नहीं बल्कि एक्सटर्नल प्रेशर से बने थे। मतलब कुछ तो ऐसा था जो सबमरीन को बाहर से क्रश कर रहा था, लेकिन एग्जैक्टली वो चीज क्या थी ये आज तक किसी को नहीं पता। अब देखो गाइस, जब इन 5 महीनों में इतने बड़े बड़े देशों की 4 एडवांस सबमरीन्स गायब हुई, तो ये मामला अपने आप में काफी ज्यादा सीरियस बन गया, जिसके चलते हुए ये पता लगाने के लिए कि आखिर हमारे समुद्र की गहराइयों में ऐसा क्या ही चल रहा है, इस पूरे ही सिनेरियो में एंट्री लेता है नासा। एंड बिलीव मी, उसके बाद जो हुआ उसने नासा को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया। असल में गाइस, अगर आप भी इस टॉपिक के ऊपर डीप रिसर्च करेंगे तो आपको ये बात बखूबी पता चलेगी कि साल 1968 से लेकर साल 1978 तक अलग अलग देशों में बहुत सी बार ऐसी रिपोर्ट्स को दर्ज कराया गया है जिसमें लोगों ने समुद्र के अंदर घुसते और समुद्र से निकलने वाले अजीबोगरीब शेप के क्राफ्ट को देखने का दावा किया है, जिन्हें आज की डेट में यूएसओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। अब जब ये चीजें हद से ज्यादा होने लगी तो पूरी दुनिया की निगाहें नासा के ऊपर टिक गई। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस दौर में नासा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो ना सिर्फ अंडर वाटर अलग अलग चीजों की डिस्कवरी में अरबों खरबों रुपए खर्च करता था, बल्कि उसके खुद के भी कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट्स अंडर वाटर चला करते थे। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जब नासा ने हमारे समुद्र के अंदर चल रही इन अजीबोगरीब चीजों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, उसी टाइम पीरियड के दौरान यानी कि साल 1971 में यूएसए की एक सबमरीन यूएसएस ट्रिपेंग ने 2 बेहद ही अजीब सी फोटोग्राफ को
रिलीज किया, जिसमें पहली फोटो में आप भी एक अजीब से सिगार लाइक ऑब्जेक्ट को हमारे ओशियन के ऊपर हवर करता हुआ देख रहे हैं। जबकि बात अगर दूसरी इमेज की जाए तो इस इमेज में यही ऑब्जेक्ट वर्टिकली सीधा खड़ा होता हुआ हमें नजर आता है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि बात अगर क्रू के स्टेटमेंट की जाए तो उस टाइम पर इस क्रू ने पूरी दुनिया के सामने आकर यह बोला था कि सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट तेज स्पीड से हवा में ट्रेवल करते हुए सी के सरफेस पर पहुंचा, इसके बाद ये वर्टिकली कुछ इस तरीके से खड़ा हो गया और ये सीधा पानी के अंदर चला गया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि उस क्रू मेंबर के पास सिर्फ ये फोटोग्राफ्स ही नहीं बल्कि सोनार सेंसर का वो डेटा भी अवेलेबल था जो इस चीज को क्लियर कर रहा था कि ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर 230 नॉट्स यानी कि लगभग 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। इंटरेस्टिंगली ये स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि आज की डेट में इसे मैच करना तो छोड़ ही दीजिए, हम इसके आसपास भी इतनी तेज स्पीड में पानी के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते। अब देखो गाइस, जब इस चीज के ऊपर मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो मेरे हाथ एक ऐसी अजीब सी चीज लगी जो फॉर श्योर आप सभी का जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है ट्रांसमीडियम ट्रैवल। असल में देखो, हमारी फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब भी कोई भी चीज हवा से पानी में तेज स्पीड के साथ घुसती है तो उस टकराव का इंपैक्ट ठीक वैसा ही होता है जैसा जब कोई चीज तेजी से कंक्रीट से टकराती है। लेकिन ट्रांसमीडियम ट्रैवल एक तरीके का ऐसा कॉन्सेप्ट या फिर टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कुछ इस तरीके की मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो हवा और पानी दोनों में बेहद ही एफिशिएंसी के साथ एक साथ तेज स्पीड से इन और आउट कर सके। अब सबसे स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि साल 1972 में नासा ने भी एक ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था जिसमें वो कुछ री इंजीनियरिंग करके एक ऐसे मटेरियल को बनाने का ट्राई कर रहे थे जो इसी तरीके से ट्रांसमीडियम ट्रैवल को आसानी से कर सके। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर नासा के हाथ ऐसा क्या लगा था जिसको री इंजीनियरिंग करके वो इस तरीके के मटेरियल को बना रहे थे। क्या वास्तव में उन्हें समुद्र की गहराई में कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट या फिर ऑब्जेक्ट मिला था जो हमारे प्लेनेट अर्थ से बिलोंग नहीं करता था? वेल गाइज, इसका ऑथेंटिक जवाब आज तक भी किसी के पास मौजूद नहीं है, लेकिन इन सभी के ही बीच एक चीज जो लाखों लोगों के दिमाग में अटकी हुई है वो है साल 1978 का वो समय जब नासा ने अचानक से सी एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट से बैक ऑफ मार लिया। असल में साल 1977 में नासा के एक मेरीन बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड, जिन्होंने बाद में टाइटैनिक को भी डिस्कवर किया था, उन्होंने एक इंटरनल मेमो को लिखा जिसमें उन्होंने ये बताया कि डीप ओशियनिक फ्लोर पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं लग रहे। लेकिन इस मेमो के रिलीज होने के महज 6 महीने के बाद नासा ने ना सिर्फ अपना सारा ही डीप ओशियनिक का जो भी बजट था उसको कट ऑफ कर दिया, बल्कि उन्होंने इस मेमो को भी क्लासिफाइड कर दिया। अब नासा के इस स्टेप पर अगर लॉजिकल माइंडसेट से सोचा जाए तो यहाँ पर यह सवाल है कि आखिर एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उस दौर में हमारे ही समुद्र को इन्वेस्टिगेट करने से पीछे क्यों हट रही थी, जब दुनिया भर के बड़े बड़े रिसर्चर्स और ब्रिलियंट माइंड ये बोल रहे थे कि अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन की प्रायोरिटी कुछ भी होनी चाहिए तो वो स्पेस नहीं बल्कि ओशियन है, क्योंकि हम मार्स पर बिलियंस खर्च करते हैं लेकिन अपने ओशियन का सिर्फ 3% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। तो प्रायोरिटी स्पेस क्यों है, ओशियन क्यों नहीं? और ये तो गाइस तब है जब नासा खुद इस चीज को एडमिट करता है कि हमारे ओशियन के अंदर बहुत से ऐसे सीक्रेट्स या फिर लाइफ भी मौजूद हो सकती है जिसे आज तक ह्यूमैनिटी ने ना ही कभी देखा हो और ना ही समझा हो। तो क्या ये माना जा सकता है कि मे बी उस दौर में नासा को हमारी ओशियन के नीचे से एक ऐसी वार्निंग भी मिली थी जिसके चलते हुए साल 1978 में अचानक से उन्होंने इस सेक्टर से अपने हाथ खड़े कर लिए? वेल गाइस, इस चीज का जवाब मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जरूर मांगूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ ऐसी चीजें दिखानी है जो कि इंटरनेट पर काफी बड़े स्केल पर वायरल है और उन्हें देखकर काफी हद तक ये लगता है कि भाई हमारी समुद्र की गहराइयों में कुछ ना कुछ तो अजीब जरूर चल रहा है। देखो गाइस, साल 1971 की यूएसएस ट्रैम्पेंग की इन इमेजेस को हम ऑलरेडी देख चुके हैं और इसलिए अब मैं आपको सीधा लेकर चलने वाला हूं कैलिफोर्निया की कोस्टल सिटी मालिबू पर, जहां पर अगर आप गूगल मैप की इन इमेजेस को देखेंगे तो आपको इन इमेजेस में पानी के नीचे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो ना सिर्फ ऊपर से पूरे ही तरीके से फ्लैट है बल्कि इस स्ट्रक्चर के नीचे हमें हल्के से पिलर्स भी देखने को मिलते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस इमेज में दिख रहा ये अजीब सा स्ट्रक्चर कोइंसिडेंटली एक बार ही कैप्चर
नहीं हुआ, बल्कि टाइम टू टाइम गूगल अर्थ पर जितनी भी बार इस एरिया की इमेजेस को अपडेट किया गया है, उन सभी इमेजेस में हमें ये अजीब सा बेस वहां पर हर बार देखने को मिला है, जिसे अगर आप चाहें तो खुद भी मालिबू एनोमली के नाम से इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि ये स्ट्रक्चर ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां पर पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा बार यूएफओ साइटिंग्स को रिपोर्ट किया गया है। और अब सबसे अजीब बात, असल में साल 2014 में कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने इस स्ट्रक्चर को पर्सनली इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो डाइवर्स उस एरिया के करीब पहुंचे, उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लाइक कैमरास, जीपीएस और डेप्थ मीटर सभी में मेलफंक्शन होने लगा। जिसके बाद एक डाइवर ने बाद में इंटरव्यू में आकर ये बोला कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई लो फ्रीक्वेंसी हमिंग साउंड पानी के अंदर से आ रही है। कोइंसिडेंटली यूएस कोस्ट गार्ड्स ने उसके कुछ ही टाइम के बाद इस एरिया को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जिसका ऑफिशियल रीजन दिया गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पर प्रैक्टिकली आज तक कोई भी नहीं जानता है कि वो लोग इस एरिया में प्रोटेक्ट कर किसे रहे थे। अब इसके बाद हम सीधा चलते हैं अपने तीसरे एविडेंस की तरफ, जो है यूएसएस ओमाहा क्रूजर के द्वारा रिकॉर्ड की गई ये फुटेज, जिसे जुलाई 2019 में रिकॉर्ड किया गया था। और इसमें आप क्लियरली एक स्क्रीन से ऑब्जेक्ट को पहले पानी के बाहर उड़ता हुआ देखते हैं और बाद में वो ऑब्जेक्ट एकदम से स्प्लैश होकर पानी के अंदर चला जाता है। एंड बाय द वे, इस वीडियो फुटेज को किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि यूएस नेवी ने रिकॉर्ड किया था, जिसे आगे चलकर खुद पेंटागन ने भी एक्सेप्ट किया। अब दोस्तों बात अगर अगले एविडेंस की जाए तो उसके लिए मुझे और आपको चलना पड़ेगा पोर्टो रिको, जहां पर एक बार फिर से हमें ऑफिशियल्स के द्वारा सेम पैटर्न में रिकॉर्ड की गई ठीक वैसे ही वीडियो क्लिप देखने को मिलती है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट पहले काफी लंबी दूरी तक ट्रेवल जमीन के ऊपर हवा में करता है एंड देन सडनली वो पानी के अंदर चला जाता है। अब देखो गाइस, यहां तक इस पूरी ही वीडियो में मैंने आपको सिर्फ वही इमेजेस और फोटोज दिखाई हैं जिसे किसी ऑफिशियल ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। अब लास्टली एक ऐसी बात जो शायद इन सभी इंसिडेंट को कनेक्ट करती है, वो ये है दोस्तों कि साल 2010 में कनाडा के एक्स डिफेंस मिनिस्टर पॉल हेलियर ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने ये बोला दैट वी आर बीन टोल्ड सिंस डेकेड्स दैट वी आर नॉट अलोन इन दिस प्लेनेट बट वी आर लुकिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, दे आर नॉट अप देयर, दे आर डाउन हियर। अब देखो गाइज, उनका ये स्टेटमेंट कितना ज्यादा सच है या फिर कितना नहीं, प्रैक्टिकली ये तो कोई भी नहीं जानता। लेकिन एक चीज जो काफी हद तक पूरे ही तरीके से क्लियर है वो ये है दोस्तों कि हमारे ही ओशियंस में कुछ ऐसा डेफिनेटली तो जरूर है जो हम या तो जानते नहीं या हम जानना नहीं चाहते। A mysterious red glow captured by a pilot flying over the Pacific Ocean has sent the internet into a spin. Some watchers have suggested it was proof of alien life. अब देखो गाइस, इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब हमें खुद हमारे लॉजिकल माइंड से ये सोचना होगा कि इनमें से कौन सी चीजें सच हो सकती हैं और कौन सी नहीं। और इसके बाद आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करना है कि आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर प्रैक्टिकली हमारे ओशन में वाकई में कुछ ऐसा चल रहा है जो अभी हमारी सोच और समझ से बिल्कुल परे है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो क्लिप और रिसर्च पसंद आई हो तो हर एक वीडियो की तरह इसे भी 6000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल पर नए हैं और इन्हीं तरीके की विद प्रूफ डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो 2 वीडियोस दिख रही है ना भाई, इन्हें भी चेकआउट जरूर करना क्योंकि ये भी अपने आप में काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। जय हिंद।